हो गई स्टार्ट क्लास? लाइव है? टाइमिंग चेक कर ली? करें स्टार्ट? ओके ओके ओके। तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हम पर चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2017 का है। इसका हमने एक पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन आपसे चर्चा किए हैं। और आपने यदि न केवल वह क्वेश्चनों का आंसर देखा है, बल्कि हमने वह डिसाइड किया है कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, जो 51वां क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन तक हम जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। मतलब ये क्वेश्चन सर रिपीटेड हुए हैं। यही क्वेश्चन आप देखोगे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन आया। ये खास तौर पर पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है महोदय, पोर्ट से, ये बंदरगाहों से क्वेश्चन है और उस समय के नामों को लेकर के है। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे काकीनाडा, बी मोटूपल्ली, सी मछलीपट्टनम या मुस्लिमपट्टनम, डी नेल्लेरू। आप देखोगे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे काकतीय वंश में अति महत्वपूर्ण जो समुद्र पत्तन हुआ करता था वो मोटूपल्ली था सर। क्या था? मोटूपल्ली था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 52, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। अब देखो, भूमंडलीयकरण से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं यह एक यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं यह एक लक्ष्य धीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्त सहायता प्रदान करती है। देखो, ये कभी भी वित्त सहायता प्रदान नहीं करती है और यही स्टेटमेंट सेम बिल्कुल क्वेश्चन ये 2024 में मैं आपको दिखाऊंगा। जब 2024 का आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, ये 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम देखें जो दूसरा है ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा ठीक है क्योंकि तकनीकी और वित्त सहायता को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है इसका समन्वय विश्व समाधान संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WVCSD द्वारा किया जाता है। नहीं सर, इसके द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक स्वतः कहीं ना कहीं निकाय है और ये अपने स्तर पर काम करती है। पूछ रहे हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, तीसरा गलत है, डी गलत है, सी गलत है, फिर वी गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ही बचता है इसमें, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में सर? धार्मिक इतिहास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, धार्मिक इतिहास को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये कह रहे हैं स्वत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं सर्वविस्तारवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव के रूप में सदैव विद्वान रहते। देखो, ये कह रहा है सदैव, एक शब्द की यहाँ पर बहुत कठोरता रूप से एक्सिम वर्ड के रूप में इसको सूचीबद्ध करते हैं कि सदैव। और ये पूछ रहे हैं, आप देखोगे सही, क्या पूछ रहे हैं? सही आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये सही पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला वाला क्या है, ये कह रहे हैं ना आपका त्रेतात्विक और समृद्ध जैन मत के संप्रदाय थे। नहीं, ये जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा वाला है कि सर्वस्थावादियों की मान्यता थी कि दृष्टि विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं, अपितु अव्यक रूप से सदैव विद्वान रहते हैं। ये बात ठीक है और इसीलिए जैनिज्म ने इस बात को देखने के लिए मिला है कि आप देखोगे कण कण में वो ईश्वर की बात को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है आपका मैपिंग से। और मैपिंग कौन सी? वर्ल्ड मैपिंग से। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो जाइएगा, हमने करंट आधारित मैपिंग, ठीक है, स्टार्ट करी थी
और उस पर मैंने कई क्लासें आपसे ले ली हैं, ठीक है। वहाँ पर वर्ल्ड मैपिंग हमने आपसे चर्चा का बिंदु बनाया है, तो इसको ध्यान में कर करके एक बार जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा, ठीक है किसके बारे में पूछा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब देखो कौन कौन से इसके साथ में सीमा लगते हैं। अफ्रीका देश के जैसे मोरक्को है, टूनीशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है और आपका मिस्र है, ये इसके साथ में लगता है। वही जो एशिया की कंट्री है तो उसमें आप देखोगे फिलिस्तीन है, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। अगर हम देखें तो जो इसमें दे के रखा है जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। जहाँ एक है उसको कट कर देंगे, एलिमेंट मेथड यूज करेंगे, सही पूछा है। इराक है, लेबनान है और सीरिया है। जरा मुझे बताना क्या सीरिया की सीमा लगती है? देखो लेबनान की सीमा 100% लगती है। जब लेबनान की सीमा लगती है तो तीसरा तो इसमें सही है। अब भी सवाल उठता है कि सर सीरिया और इराक, क्या इराक की सीमा आप देखोगे लगती है? नहीं सर, जो ईरान है और इराक है, इराक की सीमा नहीं लगती है, जबकि सीरिया की सीमा आप देखोगे लगती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय उठता है कि सर कौन कौन से देश हैं, तो एक आपको मिलेगा, आप देखोगे इसमें एक तो मिलेगा इजराइल, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा। एक तो मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा सर? इजराइल एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा लेबनान, तीसरा मिलेगा आप देखोगे सीरिया, चौथा मिलेगा आपको तुर्की। ये वो कंट्री हैं एशिया के जो आप देखोगे मेडिटेरियन सी के साथ में सीमा साझा करते हैं। स्पष्ट हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा से सही है? राष्ट्रीय निवेश की बात कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट। यह नीति आयोग का एक अंग है। वर्तमान में इसकी जो कार्पस 4000 मतलब 4 लाख करोड़ रुपए है। और ये कह रहे हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। ये करंट पर बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं, ठीक है। ना तो ये नीति आयोग का अंग है, अवसंरचनात्मक निधि एक अलग इसके लेकर के फंड बनाया गया NAFDP, ठीक है। आप देखोगे एक बैंक बनाई गई है NAF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ इस तरीके से एक बैंक अभी संस्था बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब देखो ये जो है, क्योंकि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपके यहाँ पर तो है नहीं, भारत में तो है नहीं। अब देखिए क्या है इसमें, ये कह रहे हैं एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपक्रमण है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख क्रेडिट से वित्त पोषित है। बी कह रहे हैं कि गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप PPP की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। सी कह रहे हैं OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के विभिन्न बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। डी कहते हैं अंकटाड द्वारा वित्त पोषित उपकरण है जो कि विश्व की अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो है, आप देखोगे सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की एक पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है और इसमें आप देखोगे सरकारी और गैर सरकारी दोनों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन है आपका 57वां और क्वेश्चन 57 आपका पूछा है सर पॉलिटी से। ये कह रहे हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, देखिए सर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, एज एलिजिबिलिटी आपकी 25 ईयर्स, राज्यसभा में 30 ईयर्स। देखिए तो इन्होंने कहा है कि सर भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो भारत में निवास कर रहा है कोई भी थोड़ा ही नहीं हो जाएगा, फॉरेनर आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन
लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नहीं, किसी भी कोई थोड़ा ही नहीं कर सकता है, गलत। अब कोई विदेश का आकर के वहाँ पर बस गया तो उसके द्वारा थोड़ा ही नहीं आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। भारत में किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन अभी डी पे पढ़ेंगे। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। देखो, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं सर, पागल दिवालिया है या फिर तो ऐसे थोड़ा ही नहीं कर सकता है, नहीं सर। तो इसका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में निवास और भारत का अगर नागरिक है और उसकी मतदाता सूची में, जो मतदाता सूची है अगर उसका नाम है मतदाता सूची में, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर पूछा है सही। यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो, ये मुझे आपको बताओ, क्या भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ? जरा मैं आपको एक मानचित्र शो करता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक मानचित्र शो कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें और ज़्यादा विजिबल हो सकती हैं। ये आपका है मैप, ठीक है। अब मुझे बताना, 5 राज्य की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपको लद्दाख है सर, ये ऊपर लद्दाख है, सॉरी, ये इधर जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर लद्दाख आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और यहाँ पे नागालैंड आ जाएगा। क्योंकि इधर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी आप देखोगे हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ। तो कितने हो गए, गिन लीजिए, 5 बता रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कई हो गई है। तो लगभग 6 से 7 राज्यों में आप देखोगे फैला हुआ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। जैसा ही आपका 5वां गलत हुआ तो आप देखोगे एक और ये ए और डी नहीं हो सकता। अब देखो, इसमें ऑप्शन आप लगा लीजिए क्योंकि आपने समय दे दिया इसमें। तो तीसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि दोनों में, लेकिन दूसरे की हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, क्या ऐसी बात है? आपको एकदम फिजिकली करके दिखाते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट की बात हो रही है, ये है आपका वेस्टर्न घाट सर, ठीक है। आइए देख लेते हैं 5 में है, 6 में, किस में। यहाँ पर है आपका गुजरात, क्या है सर, यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है तमिलनाडु। अब मुझे बताइए 5 में हो गए, 6 में हो गया सर। उसके साथ साथ यहाँ पर पुडुचेरी भी है, तो एक ये भी ले लीजिए। तो ये भी क्या है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। और जब आपका दूसरा गलत हो गया और पहला गलत हो गया तो आंसर आपका निकल गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। और पुलिकट झील को देख लीजिएगा, ये आप देखोगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, जहां पर आपकी कृष्णा नदी बहती है, उसके क्षेत्र में पुलिकट झील का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे वी हो जाएगा, केवल तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। जैव ऑक्सीजन मांग, इसको बोलते हैं वायोलॉजी, वायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। किसके लिए एक मानक मापदंड है सर? ये खास तौर पर आप देखोगे प्रदूषण के लिए होती है। दूसरी बात, जो आपकी जल में ऑक्सीजन है उस पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, नहीं सर, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बताता है। बी, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों को, देखो पारिस्थितिकी तंत्र है लेकिन वन की बात नहीं करता है, जल की बात करता है, ये भी गलत हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन के आकलन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है। आपने 2 शब्द पढ़े होंगे, एक यूट्रिफिकेशन, आपने पढ़ा है कि नहीं यूट्रिफिकेशन? पढ़िएगा उसको, जब एक बार आप पढ़ लेंगे क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास हो रही है उसमें मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। और बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है?
अब 3 स्टेटमेंट दे के रखें, पूछ रहा है सही। पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है कि यह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान कर सकते हैं। क्या आप मुझे बताइए, जो आपके कस्बे हैं क्या वह सभी के लिए सुनिश्चित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो ऐसी संरचना बनाओ कि उसमें सभी के लिए क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल हो। बात एकदम ठीक है। इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या फिर स्थानीय नगर प्राधिकरण है। देखो सिर्फ बोला है यहाँ पर, ऐसा है क्या? भारत सरकार स्वयं कह रही है कि प्राइवेट पब्लिक जो आपका पार्टनरशिप है, ठीक है, उसको पार्टिसिपेट करना। भारत सरकार तो डिमोनेटाइजेशन अधिक कर रही है। भारत सरकार तो कह रही है कि इसमें एफडी आए, इसमें खास तौर पर आप देखो प्राइवेट फंड आए, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, देखो पहला वाला ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे आपका पहला वाला ठीक और दूसरा गलत हुआ, एलिमिनेट मेथड आपका लग गया। देखिए सर, जहाँ पर आपका पहला है वो आपका सही होना चाहिए, तो दूसरा वाला देखिए ये गलत, ये गलत। अब मुझे पता है कि सर पहला ठीक है, लेकिन तीसरा और पढ़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल एवं आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। ये बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। यहाँ पर पहला और तीसरा क्या है आपका करेक्ट हो जाता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1 और 3, ठीक है। चलिए सर, तो इस मेथड को आप बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा। बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप तो पुराने पेपर को आधार पर मेथड बता रहे हैं। देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, यूपीएससी ने अब क्या कर दिया है, अपना पैटर्न थोड़ा सा इस तरीके से बना लिया है। आइए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं यूपीएससी का पेपर दिया हुआ हूँ और मैंने 2 बार जीएस क्वालिफाई भी किया है, ठीक है, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स, लेकिन सीसैट की वजह से थोड़ा किसी कारणवश नहीं हो पाया। देखिए अभी हम प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहेंगे। देखिए सर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, जो है कि अगर हम बताएं आपको, अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का जो नेचर है थोड़ा सा इस पर मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो उन डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो यूपीएससी है सर, ठीक है, इसके जो ऑप्शंस अब बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जो इसके ऑप्शंस अब बन रहे हैं, तो ऑप्शन ये 4 पैटर्न पर बना रहा है। कितने पैटर्न पर बना रहा है, मैंने पहले भी बताया है, ये 4 पैटर्न पर ऑप्शंस बनाने का प्रयास कर रहा है। अब कौन कौन से 4 पैटर्न हैं उसको जरा देखिएगा। देखिए 4 पैटर्न कौन कौन से हैं। पहला तो पैटर्न है आपका, केवल आपको क्या कर देगा, केवल आपको ऑप्शंस दे देगा ए बी सी डी। पहला तो वही है, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, खत्म, चल लीजिए। दूसरा आपको स्टेटमेंट वाला दे देगा, ठीक है, स्टेटमेंट वाला। तीसरा है आपका पेयर वाला, ठीक है, पेयर वाला। और उसके साथ साथ क्वेश्चन है पेयर वाला, उसके साथ साथ एक है आपका कथन कारण वाला। आप बताइए, चारों पैटर्न पर है। अभी जो आपके हो रहे हैं, ये मैं 3 पैटर्न आपके करवा रहा हूँ। 2 पैटर्न पर खास तौर पर है, पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है, कथन कारण वाला नहीं है, 2 पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऐड ऑन होगा उसी पर हम आपसे कवर करवाएंगे। लेकिन अभी जैसा है तो इस तरीके से 4 पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, और चारों पैटर्न आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फैक्ट भी आपसे पूछ रहा है, तो अब वो यूपीएससी वो एग्ज़ाम नहीं रहा है जो पहले था। अब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ चुके हैं। ये आपको जितना जल्दी हो सके समझ में आ जाए तो आई होप स्टूडेंट्स बेटर है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एनएसएफक्यू के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। केवल, क्या कह रहे हैं, केवल किससे ही प्राप्त कर सकता है, केवल इसी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये तो गलत है कि केवल औपचारिक आप स्तर पर ही प्राप्त करेंगे, तो ये तो गलत है। और जैसे ये गलत तो ये गलत और ये गलत। अब 50% हो गया, 50-50। एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण की बात करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो आपसे पूछा है,
आइए उसको देखते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वेष शासन। देखो सर, ये द्वेष शासन का भी अपना इतिहास है। द्वेष शासन एक तो है कि आपने क्या कर दिया है, सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया है। जैसे आपने देखा होगा फौजदारी जो मामले होते हैं और सिविल मामले और क्राइम मामले। एक तो है सिविल मामले और एक है क्राइम मामले, ठीक है। और इसमें द्वेष शासन एक और है जो कि आप देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट की बात की जाती है। एक है सेंट्रल स्तर पर और एक है स्टेट को लेकर के, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके साथ साथ प्रांतों में। इन सब के अलावा आप देखोगे और भी विषय स्तर पर है। एक है भारत की सरकार जो भारत में शासन कर रही है, और एक है ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट की सरकार, और एक है इंडिया की ब्रिटिश सरकार। तो ये द्वैत शासन तो कई तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके समय रहते हुए अलग अलग आप देखोगे परिवर्तन हुए। तो डेयर के सिद्धांत से किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। ये भी है सर एक इसका मुद्दा, ये भी है कि 2 भागों में बट जाना। 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरुआत किया जाना। सी कह रहा है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। डी कहता है कि प्रांतों को प्रयोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजित करना। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या है कि सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया है, ठीक है। ये द्वैत शासन है जिसमें खास तौर पर एक तो होंगे प्रांतों में और एक होंगे गवर्नर जनरल के पास में कुछ ऐसे आरक्षित विषयों को रखने का प्रयास किया गया है। ये 1909 में इस बात को लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल करियर सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे हैं आपसे सही, क्या पूछ रहे हैं सर, इसमें राइट आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपकरण है। नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 62 आप देखोगे 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई सा भी इसमें सही नहीं है, दोनों ही क्या है, गलत है सर, ठीक है। चलिए, एक उपकरण बता रहे हैं, ठीक है, और किसके लिए, रोजगार के अवसरों के लिए नहीं सर। आप देखोगे करियर का इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको रोजगार देगा, बल्कि ये स्किल को डेवलप करेगा और उससे आपकी अब क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्किल्ड है और कितना आप सीखे, कितना आपने खोया और कितना पाया। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्ति मतलब एनपीए, इसको बोलते हैं एनपीए बोलते हैं सर, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसिड कहते हैं। भारत सरकार की परिसंपत्तियां जो अस्ती हैं उसको बात ये करता है, ठीक है। संरचना पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेंजर एसिड्स S4A कहते हैं। इसका सर्वोत्तम वर्णन क्या है? यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की एक पद्धति है। बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। सी, यह केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। डी, यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित आप देखोगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड की एक महत्वपूर्ण उपबंध है। देखो इसका बड़ा उद्देश्य क्या था कि सर जो आपको पुनर्संरचना को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इस चीज़ को लाने का प्रयास किया गया था। रिजर्व बैंक की एक स्कीम है ताकि पुनः जो लोन आपके हैं एसिड हैं वो पुनः आ सकें लौट करके ईएमआई पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 65वां क्वेश्चन क्या है? 65वां क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही पूछा है। मैंने कहा दो में डिफरेंस है सर। कुछ बच्चे आप देखोगे यूपीएससी देते हैं, क्या देते हैं, यूपीएससी देते हैं, और वही बच्चे उसमें से यूपी पीसीएस या फिर आप देखोगे पीसीएस देते हैं। मैं ऐसे कहूँ आपसे कि वो पीसीएस देते हैं, ठीक है, पब्लिक सिविल कमीशन। इसको पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं वैसे तो, लेकिन पीसीएस बोलते हैं, पीएससी नहीं बोलते हैं, पीसीएस ही बोलते हैं। पीसीएस में चाहे वो आपका कौन कौन सा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है,
यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, अदर ओडिशा वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं खास तौर पर यूपी पीसीएस की बात कर लूँ, देखिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस दो की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दो की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सही पूछता है, मतलब पॉजिटिव में आपको मिलेगा। वहीं जो पीसीएस है सर, ये क्या कर लेता है, ये अपने आप को नेगेटिव पूछ लेता है। बच्चे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं तो हमारे माइंड सेट हो जाता है, एक दिमाग में पाथ बन जाता है कि इसमें सही ही पूछा होगा। वहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं, सही बिल्कुल हम मारते हैं कि सही, और पूछता है घर आके देखते हैं तो गलत, कहते हैं यार ये गलत हो गया, इसके स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं लेकिन ये गलत हो गया। और आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, आप देखोगे थोड़ा परिवर्तन लाया है, और यूपी पीसीएस तो पूरा परिवर्तन, ठीक है, कॉपी पेस्ट है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे इसको देख रहे हैं और पीसीएस दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार करना है, आइए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह देशों की एक अनोखी पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है CCAC मीथेन, काला कार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। कह रहे हैं आपसे कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि ये न्यूनीकृत नहीं है, स्वच्छ जलवायु गठबंधन की बात नहीं करता है, ठीक है, और G20 का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशियन डाइपोल, मतलब आप देखोगे IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच, आप देखोगे, देखो ये पहली बात तो प्रशांत महासागर में नहीं होती है। आपने अगर भारत का मैप देखा होगा तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ घटित होती है, ये इंडियन ओशन में घटित होती है, ना कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। हाँ जी सर, ये प्रभावित करती है, तो सही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। देखो घड़ियाल सर भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी स्थिति में और बेटर लाने के लिए भारत सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका मैंग्रोव, ठीक है, भीतरकनिका आप सभी जानते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है भीतरकनिका उड़ीसा। चंबल, बी, सी पुलिकट झील, पूछा गया था दीपर बॉल, तो राइट आंसर है चंबल। चंबल में आप चले जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा घड़ियाल देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर है ये चंबल नदी, ठीक है। चंबल घाटी का मुद्दा आपने सुना होगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसैनिक आप देखोगे परिसंवाद सिम्पोजियम मतलब IONS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभी इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री तटवर्ती देशों स्टेटस की नौसेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। पूछा है सर आपसे क्या सही, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है, डी ना तो एक और नहीं दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला इसमें गलत है सर, देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि IONS जो है एक स्वच्छ पहल है, ये बात ठीक है, और हिंद महासागर के समुद्री तटवर्ती देशों को नौसेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है, ना कि एक तरीके से इनारकुलम भारत 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में, ये गलत है। मैं आपको एक और हिंट्स बता दूं, जब यूपीएससी ऐसे डेट दे देता है, कोई ऐसे डाटा दे देता है मान लीजिए, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, सही भी है या नहीं, और तुक्का मार रहे हैं तो उसको गलत मारिएगा, ठीक है। अगर तुक्का मार रहे हैं, पता है तो एक्चुअल पता है, नहीं पता है तो और तुक्का मार रहे हैं तो उसको गलत मारिएगा, ठीक है, डाटा वाले को। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व आप देखोगे पद्मपणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो, अब बोधिसत्व जो प्रदर्णी है वो कहाँ से चित्रित किया गया है उसके बारे में पूछा है।
ऑप्शन नंबर ए अजंता में, बी बादामी में, सी वाघ की गुफा में, डी एलोरा में। देखो ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा तो अजंता की गुफाओं में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्रों में से एक देखने के लिए मिलता है। जो अजंता की गुफाएं हैं आप देखोगे यह तीनों के लिए हैं, ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म, इसमें तीनों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, तीनों धर्म से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 70 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, परंपराएं हैं समुदाय है। जैसे चालीहा शाह उत्साह, ये सिंधियों का होता है, कहाँ का। नंदा राजा जात यात्रा गोंडों का है। बारी बार करी संथालों का है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपसे सही सुमेलित करना है, आपको बताना है केवल एक ठीक है, बी 2 और 3 ठीक है, सी 1 और 3 ठीक है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर केवल एक जो पहला वाला है आप देखोगे सही है, क्योंकि जो चालीहा साहिब उत्सव है ये सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है, जबकि अगर हम बात कर लें नंदा राज जो जात यात्रा है ये संथालों की है, और बारी या फिर वाकरी जो है ये आपको गोंडों की देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर देखिए, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। अब देखो एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे इरिगेशन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इरिगेशन आपसे पूछा है सर, जरा इसको ध्यान में रखना है, सिंचाई पद्धति पर ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए तो जल संरक्षण करना है, भूमि की कम और शून्य जुताई, बिल्कुल सर, अगर भूमि की कम और शून्य जुताई करोगे तो इससे तो इरिगेशन जो वाटर है वो भी स्टोर होगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग ठीक है, फसल अवशेषों का खेती में रहने देना, इसमें तीनों ही बातें क्या हैं ठीक हो जाती हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ठीक हैं, तो अब इसमें मुझे एलिमेंट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें भी क्या पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए 72वां क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम साइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा स्टेटमेंट है कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में आकलन में बैंकों का समर्थन करना। ये वाली बात है, क्या ये पैसा वैसा देगा कि मृदा की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में आकलन में बैंकों की मदद करना। तीसरा स्टेटमेंट है कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। ठीक है, एक तो सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने की बात करेगा, अगर करेगा तो ठीक है, उसके साथ साथ या फिर देखो पहली बात तो सिंचित कृषि क्षेत्र में विस्तार नहीं करेगा कि आप अधिक से अधिक क्या कि इसमें आप जल ज़्यादा से ज़्यादा ना लाएं। ठीक है, कम की बात करेगा। तीसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है, क्योंकि कृषि जो भूमि है उसमें उर्वरकों के अति उपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि सर आप इसमें एनपीके क्या एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम आप प्रॉपर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा, क्योंकि केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है और बाकी के इसमें स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सामान्य पुस्तक हैं और उपयुक्त पदार्थ हैं, उनमें पाए जाने वाले संभावित वांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन है। जैसे लिपस्टिक है, जो महिलाएं आप देखोगे लिपस्टिक यूज करती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, माताएं बहनें सभी यूज करती हैं इसको। ठीक है, और इसके कुछ लिप बाम भी आते हैं, पुरुष भी यूज करते हैं, बॉयज़ भी यूज करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन लिपस्टिक वगैरह महिलाएं और वुमेन यूज करती हैं। तो पहली वाली बात ठीक है, उसमें शीशा होता है, आपने देखा वो चमकता है, तो उसमें शीशा होता है। अब तो उसमें नैनो वाली चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, नैनो लिपस्टिक आती है और बड़ी ही मजबूत होती है वो। शीतल पेय जो इसमें जल होता है, शीतल पेय जल होता है, उसमें ब्रोमीन वनस्पति तेल बिल्कुल है। चाइनीज़ जो फास्ट फूड है उसमें मोनोसोडियम आप देखोगे ग्लूटामेट देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये वाली बात एकदम क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ये तीनों ही बातें क्या हैं आपकी ठीक हैं, और जब तीनों ही ठीक है, आपसे सही सुमेलित पूछा है, तो तीनों कहाँ पर है, डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट एडिटिंग डायोड मतलब OLDC का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल
डिप्लेश आप देखोगे सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल आप देखोगे प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्शित किस प्रकार आप देखोगे लाभकारी है। ऑप्शन नंबर अब इसमें नहीं दे के रखे हैं, स्टेटमेंट दे के रखे हैं पहले, फिर ऑप्शन पूछा है एलिमेंट मेथड पे। OLED प्रदर्शन आप देखोगे नम्य प्लास्टिक अवतरणों पर से विचरित किए जा सकते हैं। देखो जब कहता ना किए जा सकते हैं तो थोड़ा सा संभावनाएं हो सकती हैं। OLED के प्रयोग में आप देखोगे वस्त्र में अंत स्थापित ऊपरी अवलोकन प्रदर्शन, जिसमें आप देखोगे रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी आप देखोगे प्रदर्शन संभव भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसकी भी बात क्या है आप देखोगे की गई है। अब ये पूछ रहे हैं कि सर आपका कौन सा सही है ना। देखो ये कह रहे हैं संभव है, किया जा सकता है, तो ये तीनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी करेक्ट हो जाती हैं। और ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो जिसमें तीनों सही है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, आइए उसको भी देखते हैं। 75 क्वेश्चन क्या, हाँ 75 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, मतलब सूर्य मंदिर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट है आप देखोगे अरसरवल्ली में, ठीक है अरसरवल्ली में। दूसरा है अमरकंटक में, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नहीं सर यहाँ पे नहीं मिलता, दो जहाँ है ये गलत हो जाएगा। ओंकेश्वर में भी सूर्य मंदिर नहीं है, तो ये भी गलत है। पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगा, सूर्य मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है सर आपका। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 76वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, ठीक है किससे रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है। और ये कह रहे हैं कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ये कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है कि 50% पाना अनिवार्य। मैंने कहा था आपसे कि जहाँ कोई नंबर दे के रखा हो तो बस वहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहाँ पहला गलत हुआ, सी गलत और ए गलत, क्लियर। अब 50-50 हो गया। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये बात ठीक है। और अभी हाल ही में जो आप देखोगे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इसमें एक विवाद यही था कि अध्यक्ष का और आप देखोगे जो उपाध्यक्ष का पद था उसको लेकर के। तो उपाध्यक्ष का पद नॉर्मली सी बात है, आप देखोगे विपरीत को ही जाता है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ठीक है। और इसमें ये मैंडेटरी भी नहीं है कि ऐसा है, ये संविधान में इसका कोई उपबंध नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है संविधान में कथा नहीं, संविधान में कोई ऐसे उपबंध नहीं है जो इस बात को रेखांकित करते हों। दोनों गलत हैं, पूछा है सही, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत में 1991 के आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ या हुए हैं, मतलब LPG रिफॉर्म के पश्चात, LPG रिफॉर्म, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। 77वां क्वेश्चन, जीडीपी में वृद्धि का अंश वृद्ध रूप से बढ़ गया। बिल्कुल, इससे जीडीपी में क्या थी, वृद्धि हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर FDI और FPI में वृद्धि हुई थी, तो ये वाली बात ठीक है, ये जीडीपी में वृद्धि हुई थी। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया था, ये भी बात ठीक है, भारत का निर्यात बढ़ा था क्योंकि हम अन्य देशों के साथ में क्या कर रहे थे, व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। चलिए, FDI का अंतर्प्रवाह आप देखोगे इनफ्लो बढ़ गया था, भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृद्ध रूप से बढ़ गया था। अगर आप देखोगे 77वें क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, तो पहले वाले आंसर को देखिएगा, पहले वाले स्टेटमेंट को। जीडीपी में कृषि का, किसका सर, कृषि का अंश नहीं सर, कृषि का जो अंश था वो कम हुआ था, लेकिन जीडीपी आप देखोगे ग्रोथ कर गई थी LPG रिफॉर्म के पश्चात, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। परंतु एग्रीकल्चर में वृद्धि नहीं हुई थी। पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जहां पहला वाला स्टेटमेंट है उसको कट कर देंगे। एक और डी तो गलत हो गया, ए और डी। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है और चौथा स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप देखोगे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसके बारे में जान लेते हैं। कायिकीय कोशिका मतलब आप देखोगे न्यूक्लिक अंतराल प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए है जैव डिम्बिनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं के जनन की क्लोनिंग, या फिर डी रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। देखो खास तौर पर जो कायिक कोशिका होती है, स्टेम सेल इसको कहते हैं, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी है, इसका उद्देश्य होता है जंतुओं में खास तौर पर जो जननीय क्लोनिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी पूछता है साइंस एंड टेक, ठीक है, पूछता है कि नहीं पूछता है, ये सब अप्लाइड पूछता है। क्या पूछता है? अप्लाइड आपसे, अप्लाइड साइंस एंड टेक्स आपसे पूछता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये सब अप्लाइड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्त समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। सही बात है, एनपीसीआई इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम आप देखोगे रुपए प्रारंभ की है, ये वाली बात भी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें इसकी क्या है? ठीक है। और एनपीसीआई ने जो रुपए कार्ड था, ये आई थिंक अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो 2016 में इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इसमें ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए सर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80 एम स्ट्रेप्स मतलब शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वन्य प्राणीजात का वृहद प्रजनन, बी बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव, सी स्वदेशी उपग्रह रिक्शालन प्राणी, या फिर डी राष्ट्रीय मार्गों का, जल मार्गों का जो राजमार्ग है उनकी सुरक्षा। तो ये खास तौर पर आप देखोगे वन्य जो प्राणी जात है उनके प्रजनन, और उनके साथ साथ इसका जो उद्देश्य है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए एम स्ट्राइप्स जो आपका चलाया जा रहा है, ठीक है, ये प्रोग्राम ये इसी के लिए आता है। एक अवार्ड भी आता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ये होमवर्क आपको मिल रहा है। एक बार जितने भी नेशनल पार्क हैं, हालांकि मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा, ठीक है, आप चिंता ना करें, जितने भी नेशनल पार्क है उसको मैं आपसे हैंड रेटिंग आपके नोट्स कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जीएसटी से क्वेश्चन पूछा था, 1 जुलाई 2017 से इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में लाया। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्रियान्वयन किए जाने के क्या संभावित लाभ हो सकते हैं या हैं? सही इसमें भी पूछा है। चलिए देखिए, एलिमेंट मेथड यूज करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। यह भारत में बहु प्राणियों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। इसका यही उद्देश्य है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की उपलब्ध अवधारणा को आगे बढ़ाता है। यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। देखो इसका ये उद्देश्य तो सर है नहीं, जो आप कह रहे हैं कि करंट अकाउंट या पेमेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ये बीओपी को बढ़ावा देगा, ऐसा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा है, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। ये भी नहीं है कि वो भविष्य में चाइना से आगे निकले या ना निकले, इसका कोई दूराग्रह नहीं है। भाई आप कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं? चाइना आज आप देखोगे लगभग 26 ट्रिलियन के आसपास, बहुत बड़ी इकोनॉमी के आसपास, 19 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी बन चुकी है। हम तो अभी आप देखोगे 4 से 5 ट्रिलियन के हैं। तो तीसरा वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला वाला ठीक है, और जहाँ तीसरा वाला गलत हो जाता है, आंसर इसका निकाल लेंगे हम। देखिए सर, इसका आंसर क्या है? हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो तीसरा जहाँ जहाँ है वो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी गलत है, सी गलत है और बी गलत है। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए सर,
अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो 82वां क्वेश्चन है व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रांड वेस्ट आप देखोगे फ्रेच एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मतलब BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। अब देखो जो खासतौर पर है BTIA के रूप में इसको आगे लाने का जो प्रयास किया गया है उसके अगर मूलभूत उद्देश्य की बात कर ले तो क्या है। ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय संघ, बी खाड़ी सहयोग परिषद, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन या फिर डी संघाई सहयोग के बारे में बात करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये यूरोपियन संघ को लेकर के इसको चर्चा का बिंदु बनाया गया और इसलिए लाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 83वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 83वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी देखो सही पूछ रहा है, मैंने कहा ना यूपीएससी सही पूछता है लेकिन यूपीपीसीएस खुरापाती कर देता है, वो गलत पूछ लेता है। और यहाँ तक कि वो मैंने देखा है स्टेटमेंट भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे बी पे से हटा देगा सी पूछा देगा बी वाले ऑप्शन को, ऐसे भी कर देता है। ये कह रहे हैं भारत ने WTO के व्यापार शुक्र बनाने के करार आप देखोगे TFA का अनुसमर्थन किया है। TFA WTO की बाली जो मंत्री है पैकेज 2013 का एक भाग है। TFA जनवरी 2016 में प्रवर्तन में हुआ। अब देखो यहाँ पर समझना ये 2016 है, ये 2013 है। एलिमेंट मेथड यूज करवाऊंगा स्टूडेंट्स आपको बड़े आसानी से, जरा समझना। आप मुझे बताइए जब पैकेज आपका मंत्री बाली में हुआ था, मंत्री परिषद जो हुआ था आपका पैकेज था 2013 में, तो ये 2014 में प्रभावी थोड़ा ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही हो गया था। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे जहाँ तीसरा है वो गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, परंतु तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है सर अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर है। हमने ये ईरान का है सर चाबहार बंदरगाह। ठीक है, पर्शियन गल्फ वाले क्षेत्र में हम इसको डेवलप कर रहे हैं और हमें आप देखोगे 20 साल के बाद डेफिनेटली हमें इसका डेवलप करने का राइट्स भी दे दिया है। ठीक है, तो ये बड़ी खुशी की बात है भारत के लिए, ताकि भारत को मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अफ्रीकी देश से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी, नहीं सर ये अफ्रीका से कोई लेना देना इसका है नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध में वृद्धि होगी, नहीं ये तेल उत्पादन के लिए भी काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भरता नहीं होना पड़ेगा, ये बात एकदम ठीक है। डी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इराक और भारत के बीच में गैस पाइपलाइन के स्थापन शुक्र बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा, नहीं हालांकि उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी कर सकता है परंतु डायरेक्टली इसके लिए नहीं है। डायरेक्टली तो हमें जो मध्य एशिया तक पहुंच और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक जाना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए सर। क्वेश्चन नंबर है 85। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका भारत में साइबर सुरक्षा किसके बारे में। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किन के लिए विधिक अधिदेशात्मक है। अब 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं और सही उत्तर आपको चुनना है। पहला है सेवा प्रदाता सर्विस आप देखोगे प्रोवाइडर, दूसरा है डेटा सेंटर और तीसरा है कारपोरेट निकाय मतलब बॉडी कारपोरेट। तो ये साइबर सुरक्षा को लेकर है। अब देखो खास तौर पर जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको एक और हिंट्स करूंगा, जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें राइट देने के चांसेस रहते हैं। तो इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों बातें ठीक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। अब देखो ये बड़ा मुद्दा आ जाता है सर, मत का अधिकार क्या है। कई बार जब ये पेपर हुआ था तो इस पे स्टूडेंट्स आपस में लड़ गए थे, बोले थे ऐसे कैसे, ये संवैधानिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ये वो अधिकार है, ये अड़ गए थे सर। तो देखिए है क्या, मैं आपको इसके बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए संविधान का अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 326 आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उसमें आप देखोगे राइट टू वोट की बात की गई है।
326 में राइट टू वोट की बात की गई है और ये इसी बात को बताता है कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, बी निसंगिक अधिकार, या फिर सी संवैधानिक अधिकार, या फिर डी विधिक अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं एक बार इसको आंसर को पुनः कहीं ना कहीं आपसे चर्चा का बिंदु बना देता हूँ। ठीक है, और मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकसित मतलब लेजर व्यतिकरणीय अंतरिक्ष स्टेशन इन्वॉल्व लेजर इंफ्रारोमीटर स्पेस एनेंटना मतलब ई लीसा परियोजना क्या प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों का सूचना संसूचना करना, बी गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। देखो हिंदी बड़ी कठिन है, जैसे संसूचन क्या है सर ये? सी प्रक्षेपण पात्र रक्षा प्राणी की प्रभाविकता का संसूचन करना, है कि नहीं? संसूचन संसूचन, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। डी हमारी संचार प्राणियों पर सौर प्रज्वल मतलब सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना। तो इलिशा का जो उद्देश्य था वो था आपका गुरुत्वीय तरंगों का कहीं ना कहीं संसूचन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, और ये लीसा नासा के द्वारा था, ये नासा के द्वारा छोड़ी गई एक सैटेलाइट थी और इसका उद्देश्य गुरुत्व के लेकर के ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 मतलब 88वां क्वेश्चन क्या है देखिए। विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? मतलब विद्यांजलि योजना आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना। दूसरा है निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर के सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधिकारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहन करना। तो देखोगे आप इसमें जो करेक्ट आंसर की बात कर रहा है, सही आपसे पूछ रहा है। एलिमेंट मेथड इसमें भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाता है? पहला वाला स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। विद्यांजलि योजना का उद्देश्य ये नहीं है कि विदेशी प्रशिक्षण, ये वाली बात नहीं है, कंपेंस नहीं है ये, तो जहाँ जहाँ एक है वो कट हो जाएगा। तीसरा है कि प्राथमिक और माध्यमिक, नहीं सर ये भी नहीं है, तो आपका जहाँ 3 है वो भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर अब बचा एक ही, केवल ए, केवल मतलब दूसरा ठीक है। निजी और समुदाय की सहायता लेकर के सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप देखोगे विद्यांजलि योजना को शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला ठीक है, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है ए। अगला क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? ऑप्शन ए कहता है स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच में सहयोग का प्रयोजन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना है। 100% सर। बी है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास में चुनौतियों का सामना किया जा सके। सी भारत को आप देखोगे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को सशक्त करना। डी कहता है ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधन कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना है। अब देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, इसको अगर आप पढ़ें, बी कहता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है। बिल्कुल सही बात है, ये उन्नत जो भारत अभियान कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही रखा गया जिसके साथ साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौती का सामना किया जा सके। हम टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ग्रोथ में डाल सकें, उसको यूज कर सकें, इसलिए उन्नत भारत अभियान की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90 मतलब 90। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का निर्वाचन, इसमें भी क्या पूछ रहे हैं? उपयुक्त कथनों में से सही। मैंने कहा ये तो अपने निराले हैं, विचार करके बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नहीं सर, आपको मैं एक बिल्कुल एक तरीके से रिकमेंड करूंगा कि आप एक टी सेशन करके हैं, वो आईएएस अधिकारी थे, वो पूरा लोहा उठा दिया था। आज जो आप पहचान पत्र देखते हैं उस पर फोटो देखते हैं ना, वोट वोट डालने जाते हैं तो वो आईडी देखता है ना फोटो,
तो वो टी सेशन का ही है। तो आप देखिएगा एक बार उनका इतिहास, ठीक है, टी सेशन डालिएगा, बीसीसी पर आपको मिल जाएगा उनके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, बीसीसी जो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सदस्य नहीं है, इसमें 3 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। आर्टिकल 334 में लगभग 300, हाँ 324 में इसकी चर्चा है या 34 में, आई थिंक 24 में है ना, हाँ 324 में इसकी चर्चा है, आप वहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये खास तौर पर आप देखोगे 5 नहीं है, 3 सदस्य निकाय है। एक आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, फिर उसी के 2 अलग अलग आप देखोगे सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है सर, पहला वाला गलत है, 5 सदस्य नहीं है, 3 सदस्य है, ठीक है। तो पहला जहाँ जहाँ उसको कट कर देंगे, तो ए तो इसका है नहीं। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं दूसरा। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। क्या ये बात का जो अधिकार है आपके आप देखोगे गृह मंत्रालय को दिया गया, होम मिनिस्टर को है? तो आंसर है कि नहीं सर, ये होम मिनिस्टर को नहीं है, इसके लिए अलग से हमने निर्वाचन आयोग बनाया, वो इस पे काम करता है, ठीक है। तो दूसरा अब देखोगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ आपका 2 है, ठीक है, उसको कट कर देंगे, क्योंकि दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। अब देखो दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा इसमें ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद का निपटान करता है, ये वाली बात ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, मतलब 91वां क्वेश्चन। यदि आप देखोगे कछुए की एक, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, तो इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है। बी है कि इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। सी है कि यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। डी के संदर्भ में आप देखोगे बी और सी दोनों। भाई देखो, इसको वही आप देखोगे संरक्षण मिलेगा जो आपका क्या है, टाइगर को है, बाघ को है, शेर को है, ठीक है। अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत इसको रखा जाता है तो इट्स क्लियर है नो। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, मतलब 92। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। देखो न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशरी रिव्यू की बात कर रहा है। विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के आप देखोगे प्रज्ञान को प्रश्नगत करने और न्यायपालिका का अधिकार है। सी, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि राष्ट्रपति कहे और फिर करे, नहीं सर ऐसा नहीं। न्यायपालिका का समान या फिर भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों को आप देखोगे पुनरीक्षण करने का अधिकार है, ये बात ठीक है। ये आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि वह अपने निर्णयों में अन्य बहुमत से, अन्य बेंच से, बड़ी बेंच से क्या कर सकती है, बदल सकती है। जब भी निर्णय बदला जाता है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे बड़ी बेंच है। जैसे केशवानंद भारती मामले का जो बेंच है, अगर आप देखोगे तो 13 जजेस की बेंच है, ठीक है। नानी पालकीवाला उसमें एडवोकेट थे। तो मैं आपको बताना चाहता कि अगर उसके निर्णय को बदलना है तो 15 जजेस की बेंच बैठेगी, 17 की बैठेगी, कभी भी 14 की नहीं बैठेगी, 16 की नहीं बैठेगी। ऐसे बैठती है कि रेशियो 1 का इधर उधर होता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आप देखोगे राइट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। 93वां क्वेश्चन है 93। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1942 में, क्लियर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। रॉयल आप देखोगे इंडियन नेवी जो गदर पार्टी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये लगभग 1934 के आसपास, 34-35 में हो गई थी। अब यही आपको बताना है, तो सही कालानुक्रम बताना है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे क्या आया था, सबसे पहले आपका क्या आया था सर, अगर आप सही से जाने तो सबसे पहले आपका आया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 30 आएगा। फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये रॉयल नेवी, ये 1945 में था।
रॉयल नेवी जो था, मैं अगर आपको बता दूं, ये 1945 में था। 1945 में ही था समथिंग, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको भी इधर ही ले लेते हैं। ये क्या था, 1945 के आसपास था। ठीक है, तो पहले तीसरा, दूसरा और पहला, तो राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका मिलान करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, आपको अगर डेट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर पर जा सकते हैं, अन्यथा फिर चुनौती का सामना कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करें, सही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 94वां क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। सर, ऐसा मैं कैसे मान लूं कि कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है? देखो, जब इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछता है और उसमें जब सतत की बात करता है, सतत का मतलब क्या है सर? यहाँ पर कंटिन्यूसली बनाई हुई है ना, कंटिन्यूसली उसने बनाई हुई है, लगातार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लगातार उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसकी बात कर रहा है। तो इसलिए पहला वाला गलत है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि, देखो ये भी सतत की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है सही, भाई दोनों गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हाल ही में करके क्वेश्चन पूछ लिए हैं और बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए क्या था, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? ऑप्शन नंबर ए 95 का क्वेश्चन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी मुद्रामलई वन्यजीव अभ्यारण्य, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी, कूनो। जो आपका पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें बात हुई थी, और कूनो नेशनल पार्क में ही अभी आप देखोगे अफ्रीका से, ओलंगा से जो लाए गए थे, नामीबिया से, सॉरी, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, और उनकी बहुत की डेथ भी हुई। मैंने द हिंदू में पढ़ा तो एक बार मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था उनको देख करके, उनकी पिक्चर जो थी, बच्चों की, बच्चे मरे थे 2 दिन। तो ये चीज़ें हैं सर। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपको 96। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? क्यों नहीं है? देखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति राज्य, आप देखोगे विधानसभा का विघटन, अगर राज्य विधानसभा का विघटन होता है तो क्या ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है? सही बात है। राज्यसभा के मंत्रिपरिषद का हटाना, नहीं सर, ये गलत है। स्थानीय निकायों का विघटन, सही है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो, जहां पर 2 है वो गलत हो जाएगा, और 2 3 में है, ए में है, सी में है और डी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमेंट मेथड भी आप क्या थे, लगा सकते थे, अगर आपको पता चल जाए राष्ट्रपति के शासन को लेकर के, इसके परिणामों को लेकर के। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो आर्टिकल आप देखोगे किसमें है सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार? ध्यान में रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल आप देखोगे 23 और 24 में इसकी चर्चा है। किसमें है? 23 से 24 में इसकी चर्चा है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। आर्टिकल आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, लिए गए हैं कहाँ से? अमेरिका से। भाग नंबर 3, 12 से 35। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी निषेध की बात करता है। जी हाँ। अस्पृश्यता उन्मूलन और अल्पसंख्यक, अस्पृश्यता 17 की बात करता है, समानता का अधिकार है। अल्पसंख्यक जो है ये 29-30 की बात करता है, और 14 में, आप चौथे में कहा गया है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। बिल्कुल ये बात सही है, और पैसा सही उत्तर का चयन कीजिए। जहाँ पर 2 है वो कट कर देंगे, तो 2 आपका डी में है, 2 ए में है, 2 बी में है, लेकिन 2 सी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए सर, 98 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको, अगर आपको सही से समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, ये है, अब यहीं पर है आपका ये, और यहीं पर है आपका ये, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और पास में है। तो जो आपका यहाँ पर है, ये आप देखोगे यहाँ पर है सुमात्रा, फिर उसके बाद में है जावा,
फिर उसके बाद में है आपको बाली, ऐसे। श्रीलंका तो इधर पड़ेगा, ठीक है, बोर्नियो इधर पड़ेगा। तो राइट आंसर आप देखोगे सुमात्रा, और यहाँ पर 6 डिग्री सी कितना है, 6 डिग्री सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करने का प्रयास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमात्रा सबसे ज्यादा निकट है ग्रेट निकोबार की, ना कि अंडमान की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, 99वां क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं इसको क्या है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, 4 स्टेटमेंट है। ए, ऐसी सरकार, किसके बारे में, मंत्रिमंडल सरकार है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना में कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के असंतोष के लिए निष्पादन करना कठिन है। भी कहता है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियान्विधि जिसके उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बात ये एकदम करेक्ट है सर। सी है कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक रूप से, देखो जनता के प्रति नहीं होती है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है, तो प्रेसिडेंट्स के प्रति होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो आप देखोगे बी तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन डी क्या कह रहा है, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का, नहीं, ये मजबूत करने का अधिकार नहीं देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है सर। संघ में क्या है, इक्वलिटी की बात करेगा, और जहां पर एकात्मक की बात करेगा तो वहां पर झुक जाएगा। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, सही बात है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रेशर दबाव में आकर के काम नहीं करती है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा, ये भी संघ की बात करता है। आप देखोगे संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में सहमति का परिणाम नहीं सर, ये सहमति का परिणाम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे निर्वाचन हुए हैं, ठीक है, मताधिकार पर चीजें आई हैं, लोगों की सहमति नहीं है इसमें, कोई राजा के द्वारा नहीं, लोगों ने निर्वाचन किया है, सहमति नहीं दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोबे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्लास, आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं आपको एक और दिखा दूं, ये यूपीएससी की कॉपी है ना, तो ऐसे मिलता है कच्चा काम आपको, इसमें जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो मैं अपना काम कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया है, 2017 का आप देखोगे, ठीक है, 2017 का आपने पेपर सोल्व कर लिया है पूरा, 2 क्लासें हमने इसके लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आपको बता दें कि आप सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक मन लगा के रिवाइज करते रहिएगा, और प्रैक्टिस के लिए एजुकेशन बायर यूट्यूब चैनल पर आइएगा, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, पुश करने के लिए हमसे कनेक्ट रहिएगा। टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। तो तब के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।